हकलाने की तुतलाने की प्रॉब्लम है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सबसे मेन ये कारण है कि शादी के कार्ड आते हैं और शादी के कार्ड पे साफ साफ लिखा रहता है कि मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना। बड़े खुश होते हैं इसको देखते हुए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है। सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं स्पीच और कम्युनिकेशन में, वो कौन कौन सी रहती हैं? मेन इसमें ये देखना है कि बच्चे की प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन उसको बच्चे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब पेरेंट्स तो अपना सुबह से लेकर शाम तक चले गए और बच्चे को या तो किसी मेड के उसमें कर दिया या किसी प्ले स्कूल में कर दिया। अच्छा, तो किस एज तक हम ये माने कि प्रॉब्लम जो है वो क्यूरेबल है? स्पीच थेरेपी आप स्टार्ट कराते हैं किसी भी बच्चे की, तो हम अनुमान कितना टाइम माने कि उसके धीरे धीरे वर्ड्स जो है वो करेक्ट होने लगेंगे, और इसका पूरा प्रोसेस क्या है? नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो जब बात चल रही होती है हेल्थ की और वेल्थ की, तो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं हेल्थ को। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुरली सिंह, जो कि एक स्पेशलाइज्ड स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों में आजकल हकलाने की, तुतलाने की, स्टैमरिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो उसके पीछे की रूट कॉज क्या है, कैसे हम उसको क्योर करें, और कितनी जल्दी हम उस प्रॉब्लम को समझ के उस पर एक्शन लें, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। तो हम आज डॉक्टर मुरली सिंह का हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं और इसकी जड़ तक हम जाएंगे, हर प्रॉब्लम को समझेंगे और आपके सामने जो जो इसको मिथ्स हैं, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि बचपन में तो बच्चे तुतलाते ही हैं, थोड़ी एज बढ़ेगी तो ठीक हो जाएगा, खेलता नहीं है इसलिए तुतलाता है, इसके पापा भी तुतलाते थे इसलिए ये तुतलाता है, लेट इसलिए बोल रहा है क्योंकि घर में सब लेट ही बोले। तो इन सब मिथ्स से भी पर्दा हटाएंगे। तो आज हम डॉक्टर मुरली सिंह का हमारे स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक मिनट हो सकता है कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो प्लीज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जो वीडियो यहाँ तक बना हुआ है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, सो दैट वो डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि एक बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट ही आपके बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसमें कोई ऐसा मिथ नहीं रहा। हम आज 21वीं सदी में हैं, जहां हम ये कोई मिथ रखें कि तोते का झूठा पानी पिला दो, कबूतर का खाना खिला दो, कहीं पर जाके कोई प्रसाद चढ़ाया और बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी डॉक्टर साहब इस पर ज्यादा बताएंगे, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं अभी आपसे, डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर मुरली सिंह, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन प्लीज हमारे व्यूअर्स को दीजिए आप। मैं डॉक्टर मुरली सिंह, स्पीच थेरेपिस्ट, और मैं पिछले 27 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैंने करीब 6000 ऐसे बच्चों को, बड़ों को स्पीच थेरेपी से ठीक किया और लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। और आज हम आपको स्पीच के बारे में बताएंगे कि स्पीच थेरेपी क्या होता है, स्टैमरिंग क्या होता है, और जो भी बोलने से संबंधित समस्या है उनके विषय में हम आपको विस्तार पूर्वक आज जानकारी देंगे। तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये एक मेन बेसिक प्रॉब्लम है और हमारा उद्देश्य रहता है कि आप तक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहुंचाना एक पॉडकास्ट के थ्रू। क्योंकि 5 मिनट में या 10 मिनट की किसी वीडियो में इतनी बड़ी समस्या का सर हम समाधान नहीं दे सकते। तो इसी के लिए हमें 1 घंटे पूरा डिस्कस करेंगे, और शायद अगर आपने कंप्लीट पॉडकास्ट 1 घंटे का देख लिया, तो आपकी जो जो क्वेश्चंस हैं वो इस पॉडकास्ट में सारे कवर होने वाले हैं। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि आपके हर इश्यूज को हम इस पॉडकास्ट में कवर कर पाएं डॉक्टर साहब के साथ में। तो डॉक्टर साहब, ये मेन इसका प्रॉब्लम का जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है या हकलाने की तुतलाने की प्रॉब्लम है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सबसे मेन ये कारण है कि जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, हकलाने की और तुतलाने की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ से शादी के कार्ड आते हैं और शादी के कार्ड पे साफ साफ लिखा रहता है कि मेरी बुआ की शादी में जलूल जलूल आना, जी। या मेरी मोची की शादी में जलूल जलूल आना। इस तरह के आपने देखा होगा कि ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं और पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं इसको देखते हुए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा है, क्योंकि एक एज में उसको, जब तो छोटी एज होती है तो वो सोचते हैं कि तोतलापन जो बोल रहा है तो उसे उन्हें अच्छा लगता है, पर लेकिन धीरे धीरे करने के बाद वो एक टाइम आता है और उसके बाद अब पेरेंट्स को दिखाई देता है कि मेरे बच्चे को तो बोलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहले तो वो उस बात को खुशी खुशी उसको देख के वो खुश हो रहा था, पर लेकिन बाद में वही उसकी एक प्रॉब्लम होगी।
तो इसमें सबसे मेन क्या है कि पेरेंट्स ही थोड़ा-सा उसको बढ़ावा देते हैं। अगर पेरेंट्स इस तरह की सारी समस्या को, जो भी स्पीच से संबंधित, स्टैमरिंग से संबंधित होती है, उस पे अगर ये ध्यान दें कि बच्चे को वास्तव में बोलना क्या चाहिए। अगर हम मम बुलवा रहे हैं और उसे हमने पानी बुलवाना शुरू करा, तो बच्चे को एक हैबिट होगी कि वो बच्चा मम की बजाय पानी ही बोलेगा। पर लेकिन लंबे समय तक जब हम मम बुलवाएँगे, तो बच्चे को तो आदत हो जाएगी, क्योंकि उसको तो पता ही रहेगा मम है। तो वहाँ से अब हमने बुलवाया पानी, तो वहाँ पा और ना दोनों वर्ड्स में हमने आर्टिकुलेशन भी उसमें आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसने पा की जगह माँ बोल दिया और ना की जगह माँ बोल दिया, तो बच्चा पानी की बजाय मम बोलना शुरू करता है। तो इसलिए इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के जो छोटे बच्चे हैं, जिनको हम एक हैबिट में ला रहे हैं, और वो धीरे-धीरे जब एक उसकी एज हो जाएगी, और उस एज के बाद वो बच्चा स्टैमरिंग करना शुरू करता है। तो इस तरह से के बच्चों पे ये विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें इस तरह की हैबिट नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे की ऐसे हैबिट होगी तो वो बच्चा प्रॉपर हैबिचुअल हो जाएगा। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि इस तरह के बच्चों को शुरू से, जब आप इस बच्चे में ऐसे वो शब्द बुलवाएंगे या ऐसे वर्ड्स बुलवाएंगे और बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे, तो बच्चे को स्पीच से रिलेटेड, स्टैमरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। धन्यवाद जी इसके लिए। तो डॉक्टर मुरली सर, सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं स्पीच और कम्युनिकेशन में, वो कौन-कौन सी रहती हैं? ये सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है आज स्पीच में और हुँ, कम्युनिकेशन में। आजकल आप देख रहे होंगे छोटे-छोटे बच्चे हैं, और पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है। बच्चा जो है वो एप्रोक्सीमेट 2 साल का या 1 साल तक, तो 1.5 साल तक बच्चा बोल रहा, पर लेकिन उसकी हुँ, बच्चे की स्पीच हुँ, हुँ, धीरे-धीरे उसकी चली गई। हुँ, हुँ, तो पेरेंट्स 2-3 साल तक तो वेट करता है कि बच्चा बोल जाएगा, हुँ, 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 पर हुँ, लेकिन 2-3 साल के बाद वो इस टेंशन में रहता है, मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा। हुँ, 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 तो हमें ये भी ध्यान देना है कि बच्चे पे प्रॉपर हमें फोकस रखना, और मेन इसमें ये देखना कि बच्चे की प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन उसको, बच्चे को मिल रहा या नहीं मिल रहा। हुँ, हुँ, अब पेरेंट्स तो अपना सुबह से लेकर शाम तक चले गए और बच्चे को या तो किसी मेड के उसमें कर दिया या किसी प्ले स्कूल में कर दिया। तो ये हुँ, हमें ध्यान रखना है स्पेशल, हुँ, हुँ, कि हम अपने काम के साथ साथ बच्चे को भी एक टाइम देना, और 3 साल तक मदर फादर को टाइम देना चाहिए। हुँ, हुँ, चलो फादर ही अपना कहीं काम कर रहा है तो मदर को टाइम देना चाहिए, पर लेकिन पेरेंट्स इस तरह का नहीं कर रहे, तो इस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हुँ, हुँ। तो स्पीच जो स्टिमुलेशन है या स्पीच डिले की बात करें, तो इसमें हम कितना सही समय मानें कि यहाँ तक ये सही हो जाना चाहिए? अगर ये एज निकल गई है तो स्पीच डिले का इश्यू है या स्टिमुलेशन का इश्यू है? आप ये लगाइए, अगर हमारा बच्चा 1.5 से 2 साल तक अगर उसने मम्मी पापा और ये छोटे-छोटे सेंटेंस, या जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है, अगर वो डेली रूटीन की एक्टिविटी के छोटे-छोटे सेंटेंस नहीं बोल रहा, हुँ, हुँ, हुँ। तो हम मान के चल रहे हैं कि बच्चा डिलेड स्पीच है। ओके। पर लेकिन अगर बच्चे ने 3 से 4 साल की उसकी एज होगी, हुँ, हुँ, हुँ। और 4 साल में बच्चे ने प्रॉपर सेंटेंस बोलने शुरू कर दिए, हुँ, हुँ, हुँ। हल्का-फुल्का कोई 1-2 वर्ड्स में उसको प्रॉब्लम है, तो हम मान के चल रहे हैं कि स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें प्रॉपर उसको, बच्चे को स्पीच स्टिमुलेशन हुँ, हुँ। देना चाहिए, और बच्चे से प्रॉपर हमें उसे डेली रूटीन में, और जो भी एक एक्टिविटी है इस तरह की हमें बात करनी चाहिए। जैसे बच्चे को क्या गिर गया, हुँ, हुँ। लाओ दे दो, ये कौन सा कलर है, लाल है, ये पीला है। हुँ, अब ये सारा काम तो हम कर नहीं रहे, क्योंकि पेरेंट्स तो या तो प्ले स्कूल में कहीं भेज दिया, हुँ, हुँ। और प्ले स्कूल क्या क्रैच टाइप हो गया, वो भी सुबह से लेकर शाम तक बच्चा अपना वहाँ है, और मदर फादर आए हुँ, हुँ, और हुँ। वो ड्यूटी कर पे आया, बच्चे को आके लिया, वो भी हुँ, हारे थके बच्चे पे प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन ने दिया, हुँ, और ना उस पर किस तरह की अटेंशन दी। तो हुँ, इसलिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के बच्चों को अगर हम अ, पूरी प्रॉपर स्टिमुलेशन देंगे, हुँ। तो बच्चे को स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मतलब मैं अपने व्यूअर्स को ये बहुत ही सीरियस नोट पे बताना चाहूँगा, कनेक्ट करना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम मेरे बेटे के साथ भी पहले बहुत ज़्यादा थी। अभी स्लोली ग्रेजुअली हमने कंसल्ट किया और 2 साल स्पीच थेरेपी भी कराई थी सर, और अब धीरे-धीरे उसकी प्रॉब्लम कम हो गई, लेकिन स्टिल है और स्टिल वी आर सर्चिंग अ गुड थेरेपिस्ट। क्योंकि आपका क्या मानना है? क्योंकि हम लोग जब स्पीच थेरेपी कराने जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि अंदर रूम में कौन स्पीच थेरेपी दे रहे हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा मुझे आंसर करिए कि किस तरीके से हम जज करें कि वी आर विद अ गुड स्पीच थेरेपिस्ट? देखिएगा, सबसे बड़ी तो एक सब पेरेंट्स की एक वो है कि पेरेंट्स ये देखता है कि जो स्पीच थेरेपी कहीं भी चले गए, उन्होंने सर्च किया कि हमें स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना, आपको गूगल पे और जगह
मिल जाएगा। पर लेकिन ये देखना चाहिए कि जब बच्चे को हम किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जा रहे हैं या किसी भी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं लेके, तो हमें वो स्पीच थेरेपिस्ट एक प्रॉपर एक स्पीच का असेसमेंट देगा, क्योंकि स्पीच थेरेपी में एक प्रॉब्लम नहीं, अप्रोक्सीमेट 20 तरह के डिसऑर्डर है। अब हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि बच्चा हल्का सा कुछ कम बोल रहा है, पर लेकिन बच्चा डिलेड स्पीच भी हो सकता है, बच्चा को आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चा को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी रिलेटेड हो सकता है, या बच्चे एडीएचडी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो बहुत सारी इस तरह की स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जब हम कहीं भी जाए किसी भी थेरेपिस्ट के पास, तो थेरेपिस्ट के पास जाने के बाद उसे अपनी सारी समस्या बताए, क्या क्या उसमें सिम्टम है बच्चे में, बच्चे को किस किस तरह की प्रॉब्लम आ रही, क्या आप फेस कर रहे हैं, ये सारी बताने के बाद थेरेपिस्ट पूरा एक एक चीज को लोड करेगा, और फिर पूरा जब ये सारी पूरी वो लिख लेगा, और उसके बाद फिर उस बच्चे के सिम्टम को अपने आप भी देखेगा कि क्या वास्तव में ये सिम्टम है या नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स, कोई भी ये पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे को कहेगा नहीं जी मेरा बच्चा तो सब कुछ करता है, मैं अगर उसको कहता हूँ कि ये दे दो, वो तो उठा के दे देगा। अगर उससे पूछता है कि बोलता बोलता कुछ नहीं जी है। या वो क्या है, रैंडमली अपने मम्मी को भी वो पापा बोल रहा है, पापा को भी मम्मी बोल रहा। एक या दो वर्ड्स वो बोलना शुरू किया उसने, उन्हीं एक दो वर्ड्स को पेरेंट्स ने सोचा नहीं मेरा बच्चा तो सब कुछ कर, पर लेकिन ये पता नहीं पेरेंट्स को कि बच्चा बोल तो रहा, पर लेकिन उसे यही नहीं जानकारी कि ये है क्या। क्योंकि वो ये तो जानता नहीं कि मम्मा कौन है, पापा कौन है, या मम्मा पापा होता क्या है। तो हमें इन सब चीजों पे स्पेशल ध्यान रखना है। और जब भी हम किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाए, तो उस थेरेपिस्ट से एक वो आपको असेसमेंट रिपोर्ट देगा, और उसमें बताएगा कि इस बच्चे को स्पीच से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, इसका ये हमने डायग्नोस किया, और इसके साथ हमें आगे ये काम करना है। किस उसका एक प्रोग्राम बनाएगा, और प्रोग्राम बनाने के बाद फिर वो अपने थेरेपिस्ट को देगा। आप मान के चलिए कि वो प्रॉपर स्पीच थेरेपिस्ट है, और अगर वो वैसे ही आपको समझाया, और समझाने के बाद आपको कहा कि ठीक है ये प्रॉब्लम है जी, इसको हम स्पीच थेरेपी चालू कर देंगे और बच्चा ठीक हो जाएगा। पर लेकिन आपको तो पता ही नहीं कोई स्पीच थेरेपिस्ट है या क्या है, ना ये पता कि आपने वो डायग्नोस में होकर उसको स्पीच में कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा डिसऑर्डर है, बस आप तो गए, आपने बताया और उसने काम चालू करा। तो ये पेरेंट्स को पूरी तरह से देखना चाहिए कि जो भी स्पीच थेरेपिस्ट है वो क्या प्रॉपर स्पीच असेसमेंट करके दे रहा है या नहीं दे रहा। आपका काम है एक नहीं 2 जगह से आप सलाह लो, जहाँ भी आपको बेटर दिखाई दे वहाँ उस बच्चे को थेरेपी कराए। पर लेकिन पहले ये होना चाहिए कि उसका सही से डायग्नोस होना चाहिए। डायग्नोस होने के बाद ही हम उस बच्चे पे आगे काम करेंगे। तो ये शुरुआत तो जब ही हो जाती है ना, जब हम उसको हैबिट डाल देते हैं कि मम बोल, पम बोल, के तुतलाने की आदत तो परिवार से शुरुआत होती है, और धीरे धीरे हो सकता है कि उसकी माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि बोलना ही ऐसे है, या इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। इसके पीछे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है कि जैसे अपने वो फैमिली में परिवार में 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि मम बोलो, बेटा अरे वाओ मम आ गई, लाओ दूध पी लो, दद्दा आया। तो हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं उनको हम बोलना शुरू करते हैं। जैसे कहते तेली बुआ आ गई, जबकि वह बुआ पर लेकिन बुला बोल दिया या कुछ इस तरह से बोल दिया। तो वो क्या करता है कि बच्चे को धीरे धीरे उसको इसी तरह की हैबिट पड़ जाती है, और फिर हैबिट जो है वो जब वो 3-4 साल तक एक ही चीज को बोलता जा रहा तो कंटिन्यू फिर उसी तरह से बोलेगा, क्योंकि टंग जो है उसकी वहीं टच होगी जहां वो पहले से बोल रहा। तो उसको तो जानकारी नहीं कि हमें करना क्या, तो उसी से हमें इस स्पीच से रिलेटेड जो आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टोर्शन और एडिशन, ये सारे हमारे 4 तरह की आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है। ज्यादातर बेसिक सब्स्टिट्यूट करता है बच्चा। जैसे का को ता बोला, पूछा कि बेटा आपका क्या है, कि मेरी तार है, मुझे कल ढोलक बजाना है, मुझे धल जाना है, तो वो का को ता बोल रहा। तो ये सारी हैबिट बच्चे को ऑलरेडी, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे उस बच्चे को जो लाड प्यार कर रहे हैं, वही सारे तरह की समस्या को कर रहे हैं, और उसी से ही ये सारी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, जेनेटिक्स भी होते हैं, क्योंकि अगर फैमिली में मदर फादर में किसी को प्रॉब्लम है तो बच्चा छोटे से लेके बड़े तक उसी के साथ उसकी परवरिश हो रही। तो जो बच्चे की मदर फादर की एक्टिविटी होगी वही एक्टिविटी बच्चा कुछ ना कुछ तो उसमें से लेगा। तो वो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम का भी एक हिस्सा है। पर लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स ये इस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो किस एज तक हम ये माने कि प्रॉब्लम जो है वो क्यूरेबल है? जो ये प्रॉब्लम है इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई एज फैक्टर है, पर लेकिन जितना आप ज्यादा
अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जब आप अर्ली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इमीडिएट उसको स्पीच थेरेपी करानी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार बच्चा 4 साल का और 4 साल के बच्चे को हमने स्पीच थेरेपी कराई है, 3 साल के बच्चे को कराई, बिल्कुल, तो उसमें बहुत जल्दी होगा। पर लेकिन अगर हम किसी की एज 20 साल की होगी या 25 साल की होगी और उसकी या तो मैरिज होनी या उसे कहीं इंटरव्यू में जाना या कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या इस तरह के वर्क काम करना, तो अगर हम उस समय स्पीच थेरेपी कराएंगे तो जो काम 2 मंथ में लगे होगा वहाँ 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। तो एज इसकी कोई किसी तरीके ऐसी कोई फिक्स एज नहीं है, पर लेकिन कोशिश ये करें जब भी उसको पता लग जाए तभी हमें स्पीच थेरेपी को कर लेना चाहिए, स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और ये ना मेन आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि इसके पीछे हमारे कुछ माइंड कनेक्शंस को भी लेके बात हो सकती है, कि हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कोई प्रीमेच्योर बेबी पैदा हो रहा है, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है, या फिर जो हम मेन जो रूट कॉज है वो पेरेंटिंग ही है, कि हमने स्टार्टिंग से पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं की है उसमें। देखिएगा मेन क्या है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है अब में और अब आज की जो पोजीशन है और अब से 20 या 25 साल में ये चेंज आया। पहले क्या था, लोगों के पास 4 या 5 बच्चे थे, पर लेकिन अभी 1 या 2 बच्चे हैं। तो जो मदर फादर है या जो भी उसकी फैमिली के लोग हैं वो पूरी तरह से उस बच्चे पे अटेंशन दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और उस बच्चे को इतना पैम्परिंग किया हुआ है कि वो बच्चा जैसे एक्टिविटी कर रहा है उस पेरेंट बड़े खुश हो रहे हैं। वो बच्चे ने अगर स्पीच में इस तरह से कुछ वो रॉन्ग बोलना शुरू करा तो पेरेंट्स भी खुश रहते हैं और पेरेंट्स उसको करेक्ट ना करा के और उसको मोटिवेट करते हैं। तो उसकी वजह से बच्चे में ज्यादा प्रॉब्लम आती जा रही। पहले क्या था, पहले 4-4, 5-5 बच्चे थे, पेरेंट्स उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो उसके कारण पहले में और आज में ये कि एक बड़ा चेंजेज हो रहा। फिर दूसरा क्या है कि बच्चे जो है वो दूसरी फैमिली में अपने चाचा के, ताऊ के या और के उधर ना जाके वो अपने घर में रहेगा। ज्यादातर जो वो ज्वाइंट फैमिली ना होकर न्यूक्लियर फैमिली है, और जब न्यूक्लियर फैमिली है तो क्योंकि उसका एक स्पीच स्टिमुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा इसको सोशलाइजेशन नहीं है, कम्युनिकेशन उसका ज्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से उसको ज्यादा टाइम तो मिल नहीं रहा। और वो एक जो बच्चे दूसरे बच्चे भी है तो उनके साथ भी उसका ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल एक दूसरे के यहाँ बच्चों को ज्यादातर भेजते ही नहीं। सब सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहे, हम दूसरे के बच्चे पता नहीं मेरा बच्चा तो गलत सीख जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। पर लेकिन पेरेंट्स का तो ये मानना है कि नहीं, हमें वहां नहीं भेजना चाहिए, मेरा बच्चा कभी गलत हुआ है। उसी तरह से लोगों ने क्या किया, अगर बच्चा रोना शुरू कर दिया तो सबसे शॉर्टकट उन्होंने रास्ता किया कि बच्चे के हाथ में फोन दे दिया या लैपटॉप दे दिया और दूसरी इस तरह की जो भी स्क्रीन है वो दिया, और बच्चा अपना उसमें लगा रहा। ना तो वो मदर को परेशान कर रहा, ना फादर को परेशान कर रहा। फादर भी बहुत खुश है कि यार मेरा बच्चा तो बिल्कुल एकदम बढ़िया आराम से बैठा हुआ है। पर लेकिन जब वो धीरे धीरे जब वो बच्चे स्कूल में जाना शुरू, उसके साथ के बच्चे 2 साल के या 3 साल के बच्चे फटाफट बोलते रहेंगे, फिर वो सोचेगा यार हमारा बच्चा तो बोल नहीं रहा, और ये जो दूसरा जो बच्चे हैं ये तो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। तो इस तरह की पोजीशन को देखते हुए ये ध्यान रखना कि हमें इन सारी चीजों से बच के रहना है। और जब आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा 2 साल या 3 साल में बोले, तो उसको हमें स्टार्टिंग से ही उस पर वर्क करना चाहिए। और ये जो हम पैम्परिंग कर रहे हैं और बच्चे को हम पूरी तरह से अटेंशन वैसे तो दे रहे हैं, उसके जो गलत उसके व्यवहार है उस पर तो हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं, पर लेकिन अगर वो बच्चा गलत कर रहा है और उसको हम थोड़ा सा उसको समझाए, थोड़ा सा उसको कभी कभी डांटना भी पड़े, तो वो काम पेरेंट्स नहीं कर रहे। क्यों? उनके सामने भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके यहाँ या तो 1 बच्चा या किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं, तो उसको पूरी तरह से उस पर फोकस किया हुआ है। तो जैसे आप जब स्पीच थेरेपी आप स्टार्ट कराते हैं किसी भी बच्चे की, तो हम अनुमान कितना टाइम माने कि उसके धीरे धीरे वर्ड्स जो है वो करेक्ट होने लगेंगे, और इसका पूरा प्रोसेस क्या है? मतलब हम वर्ड्स को सही करते हैं, करेक्ट करते हैं, या फिर हम उसको वो प्रैक्टिस कराते हैं, या उसके ब्रेन पर काम करते हैं, या कुछ इक्विपमेंट यूज करते हैं? हम किस तरीके से काम होता है? देखिए स्पीच थेरेपी का प्रोसीजर जो है वो अलग अलग प्रोसीजर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्पीच में कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं। जैसे हम पहले डिसऑर्डर के बारे में जैसे हम पहले डिसऑर्डर के, एक बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, वो 1 या 1.5 साल तक बच्चा बोल रहा था कुछ मम्मा पापा या इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स वो बोल रहा था, पर लेकिन 1.5 या 2 साल के बाद वो धीरे धीरे वो बोलना बंद कर देता है और बच्चा इधर उधर वो घूमता है, हाइपर एक्टिव बच्चा रहता है। तो उस तरह के बच्चे को
शुरू में तो पेरेंट्स सोचते हैं कोई बात नहीं, वैसे ही अपना बोल जाएगा, और बच्चे के साथ में वो उतना ध्यान ना देके बच्चे को और पूरी तरह से मोटिवेट करता है, जैसे वो एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें बड़ा वो इंटरेस्ट लेता है। अगर इस तरह का बच्चा है तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे की आई कांटेक्ट नहीं होगा, बच्चे की सिटिंग नहीं होगी, बच्चे की स्पीच धीरे धीरे चली गई, स्पीच नहीं होगी, बच्चा आइडेंटिफिकेशन नहीं करेगा, बच्चा रेंडमली कभी अगर बोल भी दिया तो मम्मा या पापा में से कोई एक वर्ड्स उसके याद है तो वो बोल दिया, या कुछ भी नहीं बोल दिया, वहाँ बोल दिया। तो पेरेंट्स जो है उसी एक या दो वर्ड्स के को देखता रहेगा कुछ समय तक और अपना टाइम वो खराब करेगा। तो ऐसे बच्चे में अप्रोक्सीमेट 6 मंथ से 1 ईयर तक लगेगा अगर पेरेंट्स पूरी तरह से उसके साथ में काम करेगा। क्योंकि एक स्पीच थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज्यादा ये नहीं है कि 100% स्पीच थेरेपिस्ट ही काम करेगा। स्पीच थेरेपिस्ट 40 मिनट 45 मिनट का एक अपना सेशन लेगा और उसमें वो उस बच्चे के साथ में काम करेगा, और उसके बाद पेरेंट्स को वो ये बताएगा कि इसके साथ साथ हमें ये आपको घर पे फॉलोअप करना। अगर पेरेंट्स उसको प्रॉपर फॉलोअप करेगा, आप ये मान के चले कि एक थेरेपिस्ट ने अगर 40 मिनट काम किया और अगर पेरेंट्स ने वही 1.5 से 2 घंटा काम किया तो उसमें स्पीच बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी होगी। और पेरेंट्स ने अपना स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर आए, घर पे कोई किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, अपना आए और गए, यही इस तरह चलता रहा, तो अगर काम जो 6 मंथ में होगा तो 1 ईयर हो लगेगा। तो इसमें पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी भूमिका है। अब सेकंड, जैसे आपका बच्चा को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, अब स्टैमरिंग का भी 2-3 तरह से हो सकता है। या तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसके फैमिली में उसके बाबा दादा या मामा नाना, मतलब दोनों तरफ, फादर की तरफ से या मदर की तरफ से, दोनों में किसी भी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी एक हमारा कारण हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि बच्चे के आसपास में कोई उसका फ्रेंड सर्कल होगा, या ये भी हो सकता है, आपने देखा होगा, अगर मेरा बच्चा किसी बहुत हाई लेवल के स्कूल में पढ़ रहा, संस्कृति में पढ़ रहा, डीपीएस में पढ़ रहा, या और जीडी गोविंद का आजकल बहुत बड़े बड़े स्कूल आए, उसमें मेरा बच्चा पढ़ रहा, तो आपने भी ये सोचा कि नहीं, आप उनका बच्चा वहां पढ़ रहा तो मुझे भी अपने बच्चे को उसी तरह के स्कूल में या उससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। तो बच्चे पे इतना प्रेशर आ जाएगा कि बच्चा स्टैमर करना शुरू हो जाएगा, और स्टैमर करना शुरू होगा तो वो धीरे 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 उसकी स्टैमरिंग आनी शुरू हो जाएगी। और पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन ये होगा कि जैसा उसका बच्चा पढ़ रहा है, या उसका बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, या किसी भी फील्ड में जाएगा, तो मेरा बच्चा भी उससे अच्छा जाना चाहिए। जबकि सब बच्चों की अलग अलग मेंटल एबिलिटी है, अलग अलग उसका सोचना है, वो किस उसमें जाना, सबकी साइकोलॉजिकल आईक्यू लेवल है। पर लेकिन पेरेंट्स क्या चाहता है कि नहीं, मेरा तो वो जबरदस्ती उस पर थोप रहा, और बच्चे को स्टैमरिंग होनी शुरू हो जाएगी। और वो धीरे धीरे इतना होगा कि पेरेंट्स भी के साथ साथ, पहले तो पेरेंट्स ही टोकना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद उसके दोस्त, वो स्कूल में, फिर जिस स्कूल में वो पढ़ रहा बच्चा, तो वहाँ टीचर होगी, वो भी प्रेजेंटेशन नहीं कराएगी क्योंकि दूसरे बच्चे उसको बुली करेंगे। तो ऐसे बच्चे को अगर हम ठीक टाइम पे हैं, जब भी आप ये नोट करें कि बच्चे को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, कुछ हकलाने से तुतलाने से संबंधित कोई समस्या है, तो प्रॉपर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास अगर जाएंगे और प्रॉपर उस पर काम करेंगे, और साथ साथ पेरेंट्स भी उस पर काम करेंगे, तो 100% 4 से 5 महीने में बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट बच्चा हो जाएगा, उसको कोई समस्या नहीं रहेगी। अब तीसरा एक डिलेड स्पीच है। डिलेड स्पीच में क्या है कि एक बच्चा 3 साल का है या 4 साल का बच्चा है, पर लेकिन उसकी स्पीच है 1.5 या 2 साल के बच्चे की। अब उसमें क्या है कि जो फैमिली ज्वाइंट फैमिली नहीं, न्यूक्लियर फैमिली है, वहां उस बच्चे को प्रॉपर स्पीच स्टिमुलेशन मिला नहीं। एक पेरेंट्स जो है वो अपना टाइम पे अपनी ड्यूटी पे या अपने किसी भी बिजनेस में चले गई, लेडीज या तो वो भी अपना कुछ काम कर रही है, लेडीज अपना आजकल उनके पास भी फोन है तो वो फोन में लगे रहे, और बच्चे से ज्यादा इंटरेक्शन उसका नहीं हुआ। तो इस तरह के बच्चे को जो डिलेड स्पीच है, अगर उस पर प्रॉपर काम किया जाए तो वो भी बहुत जल्दी, पेरेंट्स भी उधर काम करे, उधर थेरेपिस्ट भी काम करे, तो उसमें भी रिकवरी 2 से 3 महीने में डिलेड स्पीच में हो जाएगी। पर लेकिन अगर इसी तरह से बच्चा जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चा हो गया, या बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, डेफेंडम बच्चा है, अगर उसको प्रॉपर हेयरिंग एड लगा होगा, उसका हेयरिंग चेक करने के बाद ये दिखाई दे रहा है उसको मॉडरेट है, सीवियर है, परफॉर्म्ड है, कौन सा हेयरिंग लॉस है, और उसके अकॉर्डिंग उसको हेयरिंग एड दिया, और उस पर अगर काम करते हैं, और उसमें मॉडरेट या सीवियर तक अगर है, तो हेयरिंग एड से हम अगर उसको स्पीच थेरेपी कराते हैं ऐसे बच्चे को, तो उसमें काफी कुछ हद तक उसकी स्पीच और लैंग्वेज दोनों आ जाएगी। और अगर हम
हेयरिंग एड टाइम पे लगाया नहीं, 4 साल 6 साल तक हम वेट करते रहे, एक बच्चा नहीं सुनेगा, या कोई झाड़ फूंक करवा देंगे, या किसी से दवाई दिलवाएंगे, या दूसरी और वो पैथी में होम्योपैथी होगी या एलोपैथी होगी, हम ये खिलाएंगे हम वो खिलाएंगे, और डॉक्टर या जो भी जिसके पास भी वो जा रहे हैं वो कहेंगे नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। किसी साधु के पास जाएंगे, किसी संत के पास जाएंगे, कहीं मौलवी के पास जाएंगे, कहीं धागा देंगे, कहीं कुछ करेंगे, तो वो उससे किसी से काम नहीं होगा, क्योंकि जब मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो मैं कहाँ से बोल जाऊंगा। अगर प्रॉपर टाइम से अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसको हेयरिंग एड लगेगा तो वो बच्चा पूरी तरह से परफेक्ट, काफी कुछ हद तक, जितना उसका अगर मॉडरेट सीवियर तक है तो वो 80-90% तक उसकी स्पीच और लैंग्वेज हो जाएगी। और अगर दिखाई दे रहा है कि बच्चा परफाउंड हेयरिंग लॉस है तो उसको हम शुरू में स्पीच थेरेपी कराएंगे, उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हम ऑडिटरी ट्रेनिंग कराएंगे और दूसरी तरह की वो करेंगे। और नहीं दिखाई दे रहा, नहीं हो रहा, तो आजकल तो नई एक टेक्नोलॉजी आ गई, कोक्लियर इम्प्लांट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लांट फ्री में करा रहे हैं, और एडीपी योजना के अंतर्गत स्पीच थेरेपी भी हो रही। तो आप पूरी इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, बहुत हॉस्पिटल्स है, दिल्ली में भी है या एनसीआर में बहुत सारे, और पूरी इंडिया में कई हजार ऐसे जगह है जहाँ से इम्प्लांट हो रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एडीपी योजना के अंतर्गत स्पीच थेरेपी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। अच्छा। पर लेकिन क्या करते हैं कुछ पेरेंट्स, उन्होंने करा तो लिया पर लेकिन वो स्पीच थेरेपी कराते नहीं। 4-6 महीने कराया जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला, पर लेकिन अपनी तरफ से वो कुछ कर नहीं रहे। वो तो सोचे कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाँ गवर्नमेंट करके देगी, पर लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो कोक्लियर इम्प्लांट भी फेल हो गया। तो कोक्लियर इम्प्लांट भी एक ऐसी हेयरिंग लॉस वालों के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुआ कि वो पूरी तरह से बच्चा टनाटन एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास बोल रहे, और अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, अच्छे कोर्स कर रहे हैं, वो बीटेक एमटेक आपका बीसीए एमसीए दूसरे और कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में भी जा रहे। तो सर इसमें जो हमारी स्पीच थेरेपी आप देते हैं तो इसमें आप दवाइयाँ भी रिकमेंड करते हैं, और क्या ज़रूरी हैं दवाइयाँ, या फिर सिर्फ थेरेपी से और प्रैक्टिस से क्योर किया जा सकता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बहुत से आप जाएंगे कि किसी के पास भी अगर जाएंगे तो वो अपनी मेडिसिन या कुछ तो कुछ वो करेगा, जी 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 जी, पर लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से रोंग है। इसका एक ही मात्र इलाज है कि आप अगर स्पीच थेरेपी कराएंगे या आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो तभी बच्चा बिल्कुल पूरी, बच्चा हो बड़ा हो या कोई भी हो, स्पीच थेरेपी से ही बच्चा ठीक होगा। किसी भी पैथी दूसरी पैथी में और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी आपने देखा होगा बहुत फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे और दूसरी डिजिटल मार्केटिंग पे चल रहा है कि अगर आप इस बच्चे को ये दवाई खिलाएंगे तो ये बच्चा बिल्कुल अच्छे से बोलना शुरू करेगा, और ऐसा लोग बात कर भी रहे, जबकि ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और उसका गलत, और वो बच्चा बीमार भी हो सकता है और कुछ और दूसरा भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि पता तो है नहीं क्या दे रहा है वो डॉक्टर। सही बात है। तो इसका कोई वो ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ स्पीच थेरेपी है। और स्पीच थेरेपी में भी ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, बच्चा भी पूरी तरह से प्रैक्टिस करे, थेरेपिस्ट भी पूरा काम करे और पेरेंट्स भी पूरा काम करेंगे, तो बच्चे की स्पीच थेरेपी के द्वारा उसकी स्पीच लैंग्वेज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये भी ऐसा भी कोई मिथ है क्या कि जैसे कोई बच्चा है और जो जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है या क्या कहते हैं इस टाइप की इश्यूज हैं, तो माना जाता है कि जो इसका दिमाग है ये प्रॉपर स्टेबल नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट, वो सिर्फ जो है कि अभी उसका आईक्यू लेवल और बच्चों के कंपैरिजन में स्लो है, लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमारा बच्चा कंप्लीट नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिएगा, स्पीच का और आईक्यू का दोनों का बिल्कुल एक अलग हुआ है। आईक्यू में ये हो सकता है कि बच्चा की रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या उसकी मेंटल एबिलिटी वो कम हो सकती है, पर लेकिन स्पीच पे कोई किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं। स्पीच में तो उसे बोलना है। ये हो सकता है कि वो उसकी लैंग्वेज ठीक ना हो, वो बोलता हो कि मम्मी, वो अगर है लड़का तो वो कहेगा मम्मी मुझे जानी है, तो वो मेल फीमेल में या इन चीज में नहीं वो करेगा, पर लेकिन बोलने में उसको स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल पूरी तरह से ये मिथ्या, पूरी तरह से गलत है। ऐसा कुछ भी स्पीच लैंग्वेज से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा, आजकल एक नई और प्रॉब्लम सर आ गई है बच्चों में, जैसे लड़का है कोई तो वो बच्चा ही है तो वो क्या करेगा, लड़की की आवाज में बात करेगा, उसकी आवाज बहुत पतली होगी। और अगर कोई लड़की है तो बचपन से ही उसकी आवाज ना बहुत भारी होती है, बहुत मोटी होती है।
तो इस डिसऑर्डर के बारे में आप थोड़ा सा हमें देखिएगा, समझाइए। ये जो है आजकल का, ये बहुत लंबे टाइम से पहले भी था, पर लेकिन हाँ। पहले लोग बाग इस चीज पे हाँ ध्यान नहीं देते थे। हाँ जी, हाँ और ये जी। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से, अगर आपने फोन पे बात की हाँ। और एज है उसकी 30 साल की है, 35 साल की, हम्म। और वो मेल है, तो आपने उसने कहा हेलो आप क्या कर रहे हो, तो वो तो बोल रहा है क्योंकि मेल बोल रहा हूँ, पर लेकिन आप कहेंगे हाँ मैडम बताइएगा क्या बोल रहे थे आप, तो सामने वाले को तो एकदम प्रॉब्लम होगी। इसको कहते हैं प्यूबरफोनिया। 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 तो ये लड़के की आवाज लड़की जैसी और लड़के की आवाज लड़की जैसी, तो इसमें ये वॉइस डिसऑर्डर में आता है। अगर इस पे प्रॉपर स्पीच थेरेपिस्ट से हम काम कराए और प्रॉपर कोई स्पीच थेरेपिस्ट ठीक से उसको डायग्नोज करे, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से क्योरेबल है। और 2 से 3 महीने में तो 100% बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है। पर लेकिन इसमें भी यही है कि स्पीच थेरेपिस्ट ठीक से, वो प्रॉपर थेरेपिस्ट होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि प्यूबरफोनिया क्या है। ये नहीं है कि उसको डायग्नोज तो किया नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब तक हम डायग्नोज नहीं करेंगे और उसको प्रॉपर एक असेसमेंट नहीं देंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसको क्या है। और हाँ, किस लेवल पर, उसके भी हम स्पीच का सैंपल, बल्कि हमारा तो ये है कि हमने कोई आया उसका वो उससे कुछ बात की और वो ही सैंपल, उसका नाम नहीं हम पूछेंगे, पर लेकिन वो सैंपल हम उसी के टाइम सामने 10 या 20 लोगों को हम भेजते हैं, और उसमें उसी के उसको ये बताते हैं कि देखो कितने लोगों, उससे पूछते हैं कि ये क्या आवाज लड़के की है या लड़की की। तो जब सामने से 15 बच्चे या 15 लोग या 20 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो फीमेल है वॉइस को, तो सामने वाले को, उसको पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स तो सोचता है कि मेरे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये मेरा लड़का ही गलत कह रहा, जबकि वो तो फेस कर रहा रेगुलर वे में। उसको रोज कभी फोन में कभी कोई कहता है मैडम क्या कर रहे हो, पर लेकिन उसके मदर फादर सोच रहे कि नहीं इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब उसके सामने आ जाता है कि वुमेन की आवाज है या गर्ल्स की आवाज है, तो फिर पेरेंट्स को दिखता है नहीं यार ये तो मेरा बच्चा तो वास्तव में से तो बहुत दिक्कत है। तो इस तरह के बच्चे को प्यूबरफोनिया के जो भी वो लेके 8-10 साल के बच्चे से पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, और ऊपर 20 साल 30 साल या 40 साल के जो भी जिस भी एज में है, तो ये स्पीच के द्वारा, स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा अगर इस पे काम किया जाए तो ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। प्यूबरफोनिया मतलब किसी भी एज में क्योरेबल है, ऐसा हाँ, नहीं ये है, कोई इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि इसकी कोई एज है। अगर किसी की एज 50 साल की तो वो भी पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ हार्मोनिकल डिसऑर्डर भी का कनेक्शन है इसमें? कुछ लोग कहते हैं कि इसकी तो लड़की जैसे ही हार्मोन्स हैं इसलिए इस तरीके से बोल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ इसमें क्या होता है कि वोकल कॉर्ड में, वोकल कॉर्ड पूरी तरह से या तो वाइब्रेट नहीं होती है, हल्के से चिपके से होते हैं, तो उसमें उसकी साउंड जो है उस तरह से नहीं निकल रही। पर लेकिन ऐसा कुछ है कि उसके हार्मोन्स की उसकी किसी तरह की कोई लोगों के मिथ नहीं, ये लोगों का मिथ्या है, बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है। ये मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सके। अच्छा, मेरा बेटा भी जैसे उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी जब बहुत ज्यादा, तो मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, भैरव बाबा मंदिर है वहां पर दिल्ली में, वहां जाओ, वहां चांदी की जीप चढ़ाए आओ तो तुम्हारा बेटा सही बोलने लगेगा। तो इस पर आपके क्या विचार है? ये बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है, बल्कि जो अब से पहले था अब तो थोड़ा सा, क्योंकि लोगों के पास 1-1 2-2 बच्चा है, तो अब तो पूरी तरह से अटेंशन करे। जैसे ही 2 साल 3 साल का बच्चा हुआ और उसे स्पीच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर मदर फादर मने भी कर रहे हैं, तो पेरेंट जो बच्चे के मदर फादर है वो तुरंत उसको लेकर चले जाएंगे, क्योंकि वो तो टेंशन में, क्योंकि 1-2 बच्चा है और उस बच्चे को भी ये प्रॉब्लम होगी तो मेरा क्या होगा। सही बात। पहले क्या था कि दादा दादी, और बल्कि अगर ऐसा कहते भी थे तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कैसा कोई डॉक्टर होता है? स्पीच कुछ नहीं होती। देखो बताओ इसको क्या नाम है, बहू को या इसको लड़के को तो दिल लग गया, जबकि इसका ताऊ भी ऐसा, ये खुद भी ऐसा बोलता था, अभी तो इसे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इस तरह की कोई वो नहीं है, ये सब पूरी तरह से मिथ्या है। कोई कहता है चिड़िया का झूठा पानी पी लो, कोई कहता है कबूतर का झूठा पानी पी लो, बहुत से लोग कहते हैं कि बादाम घिस घिस के दे दो, बादाम घिसने से बच्चे की जीभ अच्छे से काम करना शुरू करेगी और आवाज साफ हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग है। उस बच्चे को हमें प्रैक्टिस करानी होगी, और प्रैक्टिस जितनी भी ज्यादा से ज्यादा होगी उतना ही बच्चा पूरी तरह से ठीक होगा। तो डॉक्टर मुरली सर, एक क्वेश्चन रहता है मेरा, जैसे मैंने भी स्पीच थेरेपी कराई है, क्या जानबूझकर स्पीच थेरेपिस्ट ऐसा होते हैं कि समय को ज्यादा लंबा खींचते हैं? मतलब कोई प्रॉब्लम है जो क्योरेबल है इन 3 मंथ्स 6 मंथ या 1 साल में, लेकिन उसको लंबा खींचे जा रहे हैं सो दैट कि ऑब्वियसली क्लाइंट कहीं ना जाए, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स इतना ज्यादा सीरियस लेते हैं
कि चलो भाई 6 महीने या 1 साल तक खींचते रहते हैं, तो उसको आपको लेके क्या विचार है? क्योंकि काफ़ी सारे स्पीच थेरेपिस्ट ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा या मेरे पे कोई केस मत करिएगा। ये मैं पर्सनल मेरा वो है, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। नहीं, आपका बिल्कुल एकदम ठीक है ये क्वेश्चन, पर लेकिन इसमें दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। एक तो मैंने आपको बताया कि जो पेरेंट्स यार बच्चे को लेके गए और प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास गए और थेरेपिस्ट से थेरेपी करानी शुरू कर दी, तो पेरेंट्स का सबसे पहला तो ये है कि बच्चे को सही से क्या डायग्नोस किया उसने या नहीं, वहीं पता लग जाएगा कि उसका क्या इंटेंशनली वो क्या कर रहा। सेकंड ये है कि पेरेंट्स को जब बच्चे को जितना भी टाइम थेरेपी करा रहा, तो वो पेरेंट्स को आके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, क्योंकि रेगुलर एक अगर हमने आज भी करा कल परसों और रोज रोज पूछते रहिए थे कि मेरे बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट है, तो वो तो एकदम नहीं हो रहा। पर लेकिन ये पूछना चाहिए कि आपने तो करा दिया, मैं इसको बच्चे को घर पे क्या कराऊं। तो प्रॉपर अगर फॉलो अप करेंगे, हम घर पे भी करा रहे हैं उसको और उधर वहां भी करा रहे, तो डबल क्या ट्रिपल काम हो गया, क्योंकि वहां तो हमने 30 से 40 मिनट का सेशन लिया, उसके बाद घर में तो पूरे टाइम बच्चा हमारे पास ही रहेगा। बिल्कुल। पेरेंट्स अगर वहां से 30-40 मिनट की बजाय उसको वहां 1.5-2 घंटा अगर काम करा रहा, जैसे जैसे थेरेपिस्ट बता रहा, तो उस बच्चे में 100% इम्प्रूवमेंट होगा। पर लेकिन जिन थेरेपिस्टों को जानकारी है, जो थेरेपिस्ट ये इस तरह के जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल उनकी पूरी तरह से गलत हुआ, और इस तरह के लोगों का ज्यादा दिन व्यापार नहीं, वो भी नहीं काम भी नहीं होगा, और वो थोड़ी सी और बल्कि हमारे जैसे लोगों को भी वो बदनाम कराएंगे। बल्कि हमने तो क्या किया हुआ, अगर पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि आपके हमारे बच्चे को आप करा क्या रहे अंदर, क्योंकि एक छोटा सा वो रूम होता है और बच्चे को लेकर चले गए और थेरेपिस्ट चले गए, तो पेरेंट्स को तो पता ही लगा, 30-40 मिनट और बच्चे को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद वो कुछ घर पे भी नहीं कह रहा। तो ये इस तरह के लोग बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। हमने क्या किया कि उसमें पूरे गेट में एक कांच की पट्टी लगी हुई है, और पेरेंट्स पूरे टाइम उसको बच्चे को देख सकता है किस किस तरह से करा रहे हैं। और अगर पेरेंट्स अंडरटेकिंग देगा, अगर मेरे बच्चे की एक वीडियो बना दीजिएगा, तो हमने वहाँ कैमरे लगवाए हुए हैं, हम उतना ही पार्ट उसको पेरेंट्स को दे देंगे, और पेरेंट्स को हम कंटिन्यू ये बताएंगे कि इस तरह से करना। बल्कि ये भी हमें पता लग जाएगा कि आप बच्चे को प्रॉपर एक्सरसाइज करा रहे हैं या नहीं करा रहे, जैसे हमने बताया उसको फॉलोअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारा तो ये है कि बच्चा जब आया तो पहले तो हम 2-3 दिन तो अपना आप देखते हैं, उसके बाद पेरेंट्स को बैठाएंगे एक सेशन में या 2 सेशन में, और उनको बताएंगे कि इस तरह से बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। फिर उसके बाद 1 वीक के बाद फिर हम अपने आप ना थेरेपी करा के उसके बाद पेरेंट्स को और बच्चे को बैठाएंगे, और पेरेंट्स से कहेंगे कि आप हमें बताएं कि किस तरह से आपने 1 वीक में इस बच्चे को कराया। तो अगर पेरेंट्स ने कुछ कराया तो पता लग जाएगा कि बच्चे पेरेंट्स ने काम कराया नहीं कराया। तो वो सब प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही, क्योंकि उसमें कुछ फॉल्ट पेरेंट्स का भी है और कुछ 1-2 थेरेपिस्ट का भी है। 1-2% ऐसे थेरेपिस्ट है जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे। नहीं तो अगर मैं ही हूँ और मेरे पास कोई बच्चा आया और उस बच्चे में 6 महीने लगने और वो बच्चा 2 महीने में ठीक होकर चलेगा, तो मेरा बेनिफिट ये होगा कि 4 जगह तो मुझे ये कहेंगे जी वो थेरेपिस्ट बहुत अच्छा है, 4 जगह आप मुझे रिकमेंड भी करेंगे। और जब मैं वो काम ही ठीक नहीं करूंगा, तो आप आज आपका बच्चा और 4 को आप ये कहेंगे नहीं वहां नहीं जाना, कहीं भी आप चले जाइएगा, और मेरी बदनामी भी होगी। तो वो कुछ लोग इस तरह के हैं जो इस तरह की परेशानी कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या क्या इक्विपमेंट भी यूज करते हैं कुछ थेरेपी कराने के लिए, या फिर आप जो है माउथ टू वर्ड के आप उनको वर्ड्स को ही क्लियर करते हैं? नहीं, हम कुछ इक्विपमेंट भी करते हैं, कुछ ऐप भी करते हैं। जैसे अपना स्टैमरिंग का है, स्टैमरिंग में स्पीच की, किसी की स्पीच की स्पीड ज़्यादा है तो उसमें कुछ ऐप है। किसी का टंग, किसी को का टा का खा गा खा की प्रॉब्लम है या कोई और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम टंग डिप्रेसर का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टंग को वो बार बार ऊपर टच करता है और तभी बच्चा वो वर्ड्स बोल रहा है, तो हम उसको टंग को नीचे की तरफ पुश करेंगे जिससे वो आगे टंग को ऊपर न टच कर पाए। कहीं कहीं जैसे स्टैमरिंग में स्पेरोमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्पेरोमीटर यूज करते हैं, फूक मारते हैं, पर लेकिन वो सिर्फ स्टैमरिंग में, न कि आर्टिकुलेशन, ये दूसरे उसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हुआ। कई जगह हम वो बच्चे को फ्लैश कार्ड, क्योंकि उसको फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का या डेली रूटीन की एक्टिविटीज का पता नहीं, उसको फ्लैश कार्ड के द्वारा एक, अगर फॉर एग्जांपल एप्पल है तो हम एप्पल के बारे में बताएंगे क्या है एप्पल है, एप्पल कैसा है, लाल है, तो उसके बारे में छोटे छोटे 5 या 10 सेंटेंस हम छोटे बताएंगे। तो इस तरह से हमारे फ्लैश कार्ड हो गया। कुछ हमारा बच्चे के साथ साथ कभी कभी हम सोशलाइजेशन 2-3 बच्चों के साथ भी हम
आपस में सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन कराएंगे और बच्चे की आपस में टॉक भी कराएंगे कि ये डेट भी बच्चा उससे कराते क्या हैं। कर रहा है क्या नहीं। तो ये सारी हमारी कई तरह के उस पर फोकस होगी, टंग को कहाँ प्लेस करना है, उसके हार्ड पायलट की क्या वो है, ओरल मोटर एक्सरसाइज उसकी हो रही नहीं प्रॉपर, वो टंग का मूवमेंट ही नहीं कर रहा तो स्पीच कहाँ से होगी, सही या बात है। वो साउंड ही नहीं निकाल रहा। तो ये सारी चीजों पे हम उसके साथ में काम करते हैं। अच्छा, काफी सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि आप एक सेशन में कितने बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे या आप कराते हैं, और कितने बच्चों को एक थेरेपिस्ट को एक बार में सेशन करना चाहिए? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि 8 बच्चे आ गए, 10 बच्चे आ गए, वो पूरी एक ट्यूशन क्लास की तरह चल रहा है। देखिएगा, स्पीच थेरेपी में जो मेरा अपना आज तक का वो है, मेरा जो अनुभव है, मैंने जो देखा है, हम भी जो लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, 27 साल एक बड़ा लंबा समय होता है। स्पीच थेरेपी में 1-to-1 सेशन होता है, क्योंकि एक बच्चे को कोई डिसऑर्डर होता है स्पीच में, दूसरे को कुछ है, तीसरे को कुछ है, चौथे को कुछ है, तो उसमें हमारा एक स्पीच थेरेपिस्ट होगा और एक बच्चा होगा। ठीक है। कभी भी ऐसा होता ही नहीं, अगर 8 आए पहले बात तो 8 आएंगे नहीं, क्योंकि जितने हमारे पास थेरेपिस्ट है हम उसी तरह से स्लॉट बुक करते हैं, और अगर बाई दी वे आ भी गया तो उसको बैठना पड़ेगा अपना टाइम। ऐसा हम नहीं करते कि एक के साथ 2 करें। हाँ, ये होता है कि कभी अगर सोशलाइजेशन की हमें क्लास करना, मतलब सेशन करना है, तो हम उसी लेवल के बच्चे को, उसका क्या आईक्यू होगा, कौन सी प्रॉब्लम है, उसे आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है या स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, तो उसी तरह के बच्चों को हम एक साथ सोशलाइजेशन करके और उनसे आपस में क्वेश्चन आंसरिंग कराते हैं, आपस में उससे सोशलाइजेशन कराते हैं, आपस में उस पर लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं। तो ये हम कभी 15 दिन में या 1 मंथ में एक आध बार करते हैं, वो भी बिना पेरेंट्स की परमिशन के। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े, जैसा किसी की 30 साल की एज है, 25 साल की एज है, बच्चे वो स्टैमरिंग की उसको प्रॉब्लम थी, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया, पर लेकिन वो नए आदमी के सामने अगर जाता है तो उसे फिर स्टैमर होना शुरू करते हैं। तो उस पोजीशन में हम क्या करते हैं कि जब स्टैमरिंग काफी कुछ हद तक ठीक हो जाती है तो हम एक ग्रुप में बैठा के प्रेजेंटेशन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप है ध्रुव जी, आपसे कहा कि आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, और 15 लोग हमारे पास हो रहे हैं, उसमें 10 को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, 5 हमारे थेरेपिस्ट बैठे या दूसरे इस फील्ड से बैठे, तो हम किसी भी कोई भी एक टॉपिक देते हैं और उस टॉपिक पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन कराते हैं। ओके। अब वो किस तरह बोल रहा है, क्योंकि जब वो बोलेगा तो उसमें नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका हमें पता लगेगा कि ये स्टैमर कर रहा भी या नहीं कर रहा, और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और उसका स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये हम स्टैमरिंग के केस में तो हम 10, 15, 20 लोगों को बैठाते हैं, उसमें 10 हमारे 4-5 थेरेपिस्ट भी होते हैं, 10-15 ऐसे भी होते हैं जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो उसको वहां पता लगता है कि हाँ, मैं अब कॉन्फिडेंटली बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हूँ। और कॉन्फिडेंस भी जरूरी है इसमें, मतलब बच्चे का अगर स्टैमरिंग की या फिर अकलाने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एक्यूमुलेशन की, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है धीरे धीरे करके, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता और लोगों के सामने, सोशलाइज होने में भी घबराता है कि मैं बोलूंगा कोई लोग मुझे बुली ना करें। बिल्कुल, ये आपका एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जब वो 5-7 साल तक का है तो उसको पता नहीं रहता उस समय अब मुझे प्रॉब्लम क्या है, पर लेकिन जैसे जैसे बच्चे उसको हंसने शुरू कर देंगे या उसके फ्रेंड सर्कल वाले या फैमिली मेंबर या उसके रिलेटिव, तो बच्चे जो कुछ जानता भी है बात को, वो ना तो क्लास में प्रेजेंट करेगा, और अगर कुछ बताना भी चाहता है वो, तो वो किसी के सामने नहीं बताए, क्योंकि उसे पता कि मेरे से ये हंसना शुरू कर देंगे, मेरे मुझे बुली करना शुरू कर देंगे, वो चुप चुप रहना शुरू कर देगा और वो सहमा सहमा रहेगा। तो इसलिए स्टैमरिंग या इस तरह की जो समस्या, उसके लिए हमें प्रॉपर उस बच्चे को कभी भी टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हमने देखा है कई बार जैसे स्ट्रोक आ जाता है, तो स्ट्रोक आने के बाद क्या है, आदमी की स्पीच थोड़ी खराब हो जाती है, या पैरालाइज्ड वाली कंडीशन में भी आपने देखा होगा लोग हकलाने या तुतलाने की कंडीशन में चले जाते हैं, स्टैमरिंग की भी इश्यूज आने देखे गए हैं, तो उसमें एक स्पीच थेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि लोग बाग सोचते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट तो एक या तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो गया या डिलेड स्पीच हो गया इस तरह के, पर लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट का रोल अगर 90 इयर्स का भी आदमी है या कोई उससे भी ऊपर का, तो उसमें भी अगर किसी को पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, या उसको अफेजिया हो गया या डिस्पेजिया हो गया, निगलने की प्रॉब्लम होगी उसको, वो निगल नहीं पा रहा, उसको राइस ट्यूब से ही खाना दे रहे हैं, तो इन सब चीज में स्पीच थेरेपिस्ट का एक अहम रोल है। क्योंकि अगर एक किसी को, हमारा जो है स्पीच ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा स्पीच का जो पार्ट होता है ब्रोकाज एरिया, अगर ब्रोकाज एरिया
आपका पैरालिसिस हो गया और उसमें से कुछ पार्ट बचा, क्योंकि पूरा तो नहीं खत्म हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक स्पीच थेरेपिस्ट उस पर धीरे धीरे वर्क करते हैं और ब्रेन को एक्टिव करके डेली रूटीन की उससे बात करेंगे, उससे जो छोटे छोटे जो बच्चों की तरह से उससे काउंटिंग लिखवाएंगे, उससे फैमिली मेंबर्स के उनके नाम लिख करेंगे, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको, बाकी तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक था। तो इस तरह के उसमें भी स्पीच थेरेपिस्ट का अहम रोल है। और अगर इस तरह के उसको हम स्पीच थेरेपिस्ट से स्पीच कराए तो वो काफी कुछ हद तक उसकी स्पीच भी क्लियर हो जाएगी। हाँ, तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक और अफेजिया पैरालिसिस है, तो उसमें स्पीच थेरेपिस्ट का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। हमें स्पीच थेरेपिस्ट से उसको टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे आपको दिखाई दिया कि चलने फिरने की उसको प्रॉब्लम है, तो एकदम इमीडिएट फिजियोथेरेपिस्ट को बुला रहे हैं, पर लेकिन उसको अगर पैरालिसिस या ब्रेन अफेजिया हुआ और उसकी स्पीच चली गई या वो क्लियर नहीं बोल रहा, स्पीच उसकी अनक्लियर है, तो हम ज्यादातर ये करते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट को इस तरह की पोजीशन में नहीं बुलाते। पर लेकिन अगर एक बार कोई चल भी नहीं रहा, उसमें चलने फिरने की प्रॉब्लम भी है, पर लेकिन वो ठीक से अगर बोल सकता है, वो अपनी बात को रिएक्ट करेगा, अपना कम्युनिकेट करेगा, तो उससे उसकी अप्रोक्सीमेट 50 से 60-70% उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पर लेकिन अगर वो चलना तो शुरू कर दे, पर लेकिन वो बोल ही नहीं रहा, उसके कोई चीज उसकी समझ में नहीं आएगी किसी के, तो इस उसमें आपको स्पीच थेरेपिस्ट का एक अहम रोल है। और स्पीच थेरेपिस्ट से उसकी प्रॉपर स्पीच कराएंगे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आजकल सर एक और डिसऑर्डर देखा जा रहा है कि लोगों को ना स्वेलिंग की इश्यूज आ रहे हैं। वो क्या सीधे खाना गटक लेते हैं या ठीक है, तो वो स्वेलिंग एक थेरेपी भी आजकल स्पीच थेरेपिस्ट का उसमें कोई रोल है स्वेलिंग थेरेपी में? देखिएगा, जो स्वेलिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं डिस्पेजिया, जो निगलने की प्रॉब्लम है, ये इसमें अहम रोल स्पीच थेरेपिस्ट का ही है। ठीक है, पर ये है कि हम स्वेलिंग थेरेपिस्ट बोल रहे हैं, पर लेकिन वो स्पीच थेरेपिस्ट ही होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि राइस ट्यूब जैसा लगी, तो राइस ट्यूब से ही 7 बार 8 बार जो भी हम लिक्विड में खाना दे रहे हैं, तो जो हमारे टेस्ट की प्रॉब्लम होगी, वोकल कॉर्ड की, तो वो अपना ये समझना बंद कर दिया उसने कि हमें खाना है नहीं, वो तो सीधा, क्योंकि वो तो 15 दिन या 20 दिन 1 महीना उसको उस तरह ही दे रहे हैं हम, तो वो उसको हैबिट नहीं रही और उसने निकलना बंद कर दिया, टंग का मोमेंट नहीं हुआ उसका। और कभी कभी क्या होता है कि उसे वो थूक भी नहीं पा रहा, तो उसको ट्रेस्कोमिया लगी हुई है, तो अगर थूकेगा भी या उसको और दूसरी प्रॉब्लम है, तो वो उसके वजह से भी उसको खाने की दिक्कत होगी, बोलने की उसकी दिक्कत होगी। तो ये सारी समस्या जब अगर लंबे टाइम तक रहा तो उसको इसका इन्फेक्शन भी होने का वो चांसेस है। गुरु जी, आपको जानकारी है कि जो कोमा में चले जाते हैं या जिसको राइस ट्यूब लगी रहती है या ट्रेस्को में लगी रहती है, वो खाना किस तरह खाते होंगे, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं सर, कोमा वाला खाना खाता भी है, मुझे तो यही सुन के शौक हो रहा है। हाँ, तो उसका क्या है, उसका उसमें वहाँ हमारा स्पीच थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, तो उसमें लोगों ने क्या उसको स्वेलिंग थेरेपिस्ट किया, तो हम क्या करेंगे वहाँ वाइटल स्टीम प्लस की हेल्प से, वाइटल स्टीम प्लस एक मशीन होती है, वो यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में नहीं, दूसरी कंट्रियों में से वो मिलते हैं, तो काफी कॉस्टली 4-4.5 लाख रुपए का वो आता है। तो उससे हम क्या करेंगे कि वाइटल स्टीम प्लस की हेल्प से हम वोकल कॉर्ड पे और टंग को मूवमेंट करने के बाद हम उसको हल्का हल्का लिक्विड में पानी या दूसरी चीजें इस तरह से वो देते हैं, और वो धीरे धीरे जैसे ही वो निगलना शुरू करता है, तो वो वाइटल स्टीम प्लस की स्किन में दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ ये हल्का हल्का निगलना शुरू किया, और टंग का भी धीरे धीरे वो मूवमेंट करना शुरू, ओरल मोटर एक्सरसाइज हम उसकी कराते हैं। तो इस तरह के उसमें जो खासतौर से कोमा वाले, तो उसमें तो लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम रहती है, तो हमारा रोल वहां शुरू होता है, क्योंकि वो वैसे तो बता नहीं पा रहा, ऑब्वियस है, और वो निगल भी नहीं पा रहा। तो उस तरह की पोजीशन में हम वाइटल स्टीम प्लस की हेल्प से और हमारी स्पीच थेरेपी से टंग का मोमेंट, वोकल कॉर्ड को, और दूसरे जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जब वो निगलना शुरू कर देते, तो जो लंबे टाइम तक राइस ट्यूब लगी रहती है, जिसका 2 महीने 3 महीने 6 बहुत से पेशेंट को 6 महीने लगी रहती है, तो उसके इन्फेक्शन का भी चांस है। कभी कभी पेशेंट क्या है, वो जब वो ऐसे हाथ किया और अपना वो खींच लिया, उसको लगवाने में, क्योंकि उसे आम आदमी तो लगा नहीं सकता, या तो नर्सिंग स्टाफ होगा या कोई डॉक्टर होगा, उसमें भी पेरेंट्स का बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो उस तरह की पोजीशन में उसमें हम हेल्प ये करते हैं कि ऐसे पेशेंट को जब हमने खाना खिलाना
शुरू करा दिया और उन्हें निगलना शुरू कर दिया, तो उसको नॉर्मल वे में जैसे ही उसको मुंह में देंगे वो खाना शुरू कर देंगे। और एक जो ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है या आपका डिस्पेजिया का पेशेंट है या कोमा वाला पेशेंट है या सेमी कोमा वाला पेशेंट है, तो वो भी आराम के साथ में खाना उसके पेरेंट्स या जो भी उसके केयर टेकर है वो उसे खाना खिलाएंगे, तो वो अच्छे से खाना खाएगा और उसकी एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये तो उसको ही देखना, उसमें कोमा में के वो मांगने का तो है नहीं, पर लेकिन उसको एक टाइम करेंगे कि 2 बार या 3 बार हमें खाना देना, तो वो खाना खाएगा। बिल्कुल। यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो डॉक्टर मुरली सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये प्रॉब्लम्स है स्पीच की थेरेपी की, तो आप इसे ऑफलाइन ही कंसल्ट करते हो या आप ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हो? नहीं, हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हम कंसल्ट करते हैं। और ऑनलाइन का भी एक, क्योंकि ये सबसे बेटर वो है कि एक बच्चा है या कोई बड़ा है या कोई पैरालिसिस का या ब्रेन एफिजिया का या ब्रेन स्ट्रोक का, जो भी इस तरह के पेशेंट है या बच्चा है, और वो रह रहा 30 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, तो क्लिनिक पे आना इतना संभव नहीं। तो ये कोरोना ने हमें एक ये चीज सिखाई है कि ऑनलाइन का एक बड़ा महत्व है। और ऑनलाइन की जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसका एक बेनिफिट है। जैसे आपने देखा कि गूगल मीट हुआ, आपका जूम हुआ, या आप व्हाट्सएप पे भी क्या नाम है डायरेक्ट कॉलिंग पे करते हैं, या कुछ लाइब्रेट या और दूसरे इस तरह के CNH ऐप है, इस तरह के बहुत सारे ऐप आए और उस पर हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन का हमारा क्या प्रोसीजर होता है कि पहले हम पेरेंट्स से या बच्चे से सारी पूरी एक एक चीज को हम जानकारी कर लेते हैं वीडियो के द्वारा, और उसके बाद पेरेंट्स को कहते हैं कि इसकी इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है उसकी 2 या 3 हमें छोटी छोटी ऑडियो या वीडियो, क्योंकि अगर वीडियो मंगाएंगे तो वो तो अटेंशन नहीं देगा, तो हम उसकी ऑडियो मंगाएंगे बच्चे की या बड़े की। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सही से करने के बाद उसका क्या सिम्टम है, और डायग्नोस करने के बाद पहले हम उसका पूरा एक असेसमेंट करके, और उसका असेसमेंट का जैसे हमने पहले बताया ऑफलाइन में, उसी तरह हम असेसमेंट करके डायग्नोस करके वो हम उसको ऑनलाइन ही उसकी PDF में हम उसको भेज देते हैं असेसमेंट कॉपी। उसके बाद फिर जब हम थेरेपी कराएंगे, लोगों का ज्यादातर पेरेंट्स का कहना होगा कि मेरा बच्चा तो वो इस तरह की एक्टिविटी, जैसे आपने टंग मूवमेंट कैसे कराना है, उसमें हम क्या करते हैं कि अपने नॉर्मल बच्चे को या दूसरे बच्चे को जिसको हम थेरेपी करा रहे हैं उससे संबंधित उसकी हम वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो हम उस तरह के पेरेंट्स के पास भेजते हैं कि इसको ये एक्सरसाइज इस तरह करनी है, ब्लोइंग एक्सरसाइज कैसे कराएंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे कराएंगे, टंग का मूवमेंट कैसे कराएंगे, या वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कैसे करेंगे, ओरल मोटर एक्सरसाइज कैसे करेंगे। तो ये अचीव नहीं कर रहा, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे चबा ही नहीं रहा, तो उसको चीव ट्यूब से किस तरह से अचीव कराएंगे, ये सारी हम छोटी छोटी क्लिप उसके पेरेंट्स के पास भेजेंगे, जिससे वो उसको देख के करे। और अगर उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको फिर दोबारा से बताएंगे। तो ऑनलाइन का ज्यादा वो हो गया, क्योंकि अगर कोई बेंगलोर में बैठा है या कोई कंट्री में कहीं भी पूरे देश में कहीं बैठा, तो वो ऑनलाइन हमारे से संपर्क कर सकता है। और ऑनलाइन का ये भी है कि उसको आना जाना उसका सारा टाइम ये भी बचेगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो वो आएगा 40 मिनट उसको थेरेपी कराएंगे, कहीं वो 50 किलोमीटर दूर रह रहा तो 2 घंटे उसका आने के, 2 घंटे जाने के, ट्रैफिक में और भी ज्यादा टाइम लगेगा और एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा बैठेगा उसको। और कभी कभी वो आया और वो टाइम से आया नहीं, वो उसको बीच से रास्ते से जाना पड़ेगा क्योंकि कहीं जाम लग रहा। तो ऑनलाइन भी हम कर रहे हैं, और हमारा एक पूरा एक ग्रुप है, पूरी एक टीम है हमारी, और हमने 4 से 6 लोगों को हमने ऑनलाइन के लिए ही रखा हुआ है, एक्सपर्ट किया हुआ है। तो ये तो एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है कि अगर आपके बच्चे की आपके घर में इस टाइप से कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्योंकि एक बहुत ही गहरी प्रॉब्लम है, आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। तो क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपकी स्पीच ही ठीक नहीं है, आपके वर्ड्स ही ठीक नहीं है, तो आप कैसे किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आ जाएगा? क्योंकि चाहे आप प्राइवेट जॉब करो या गवर्नमेंट जॉब करो, हर जगह आपकी वॉइस का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर मेरी स्पीच ठीक नहीं होती तो मैं आपके सामने नहीं बैठ पाता उतना कॉन्फिडेंट हो गए, या आपकी स्पीच अच्छी नहीं होती तो आप शायद यहाँ आते ही नहीं, बोलते यार जब मैं सही से बोल ही नहीं पाऊंगा तो उसके सामने बैठ के बात ही क्या करेंगे हम लोग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बाकी आप डॉक्टर मुरली सिंह का नंबर, सर का नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आपकी इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है और आपको कंसल्ट करना है तो आप प्लीज़ सर को अभी कनेक्ट करिए कॉल पर या व्हाट्सएप के थ्रू। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी सर के क्लिनिक का एड्रेस डाल दूंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ सर से, और नंबर और ईमेल आपको मिल जाएगा।
बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा है और आप पूछ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि कैसे कंसल्ट करूं, कैसे समझूं, या आपके पास नहीं सर का नंबर कनेक्ट हो पा रहा है, सर बिजी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं आप ही के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप जो भी कमेंट करेंगे, सर या मैं, हम जो भी अवेलेबल होंगे कमेंट में आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बाकी जिसकी भी ये प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उनको ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, सो दैट वो इस प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी डॉक्टर मुरली सर के साथ कांटेक्ट करके क्योर कर पाए। बाकी और अधिक जानकारी के लिए हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे, जिसमें हम कुछ और नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे और इसकी और डिटेल जानकारी लेंगे। और नई नई चीजें आती रहती हैं सर, अपडेटेड होती रहती हैं, चाहे वो हमारा फील्ड हो या डॉक्टरी फील्ड हो, तो उसमें भी हम आगे आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। बाकी हमारे सर के लिए सपोर्ट के सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके कोई पैसे नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही वैल्यू रखती है हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।